नमस्कार दोस्तों, मैं शिल्पी आप सबका आज के अपने इस वीडियो में अपने चैनल पर बेहद स्वागत करती हूं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि आज मैं आपको यहां पर एक जो वीडियो दूंगी वो यूपीएससी के प्लस यहां पर अगर मैं लिख दूं यूपीपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वो 2023 का तो फिलहाल इसमें आपको नहीं, 2018 और 21 के क्वेश्चंस देखेंगे। डजेंट मैटर, मेन मैटर ये करता है कि कैसे आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑलरेडी मैं दो तीन क्वेश्चन दे चुकी हूँ, उसको प्रैक्टिस करिए। कुछ लोग रेगुलर मुझे आंसर राइटिंग दे रहे हैं, आप देते रहिए। जैसे ही समय मिलता है आपको क्रॉस चेक करके उसका आंसर बता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए, आप लोग जो नए हैं, मुझे नहीं जानते हैं, यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। माफ़ी चाहती हूँ, पीछे थोड़ा ज़्यादा नॉइस आ रहा है, फेस्टिव सीज़न है, इस वजह से थोड़ा बाहर की चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए हर वीडियो का पीडीएफ इत्यादि और लिंक मिल जाया करेगा। और इकोनॉमिक्स की जो क्लास है वो आज किसी कारणवश नहीं आ पाई, लेकिन नेक्स्ट टाइम से अब ये कंटिन्यू होगी। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आपकी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे आती हैं दोपहर को 1 बजे। उसको भी कंटिन्यू देखिए आप, उसका पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। जाति व्यवस्था नई नई पहचानों और सहचारी रूपों को धारण कर रही है, अतः भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन नहीं किया जा सकता। तो कह रहे हैं कि जाति व्यवस्था कैसे समय के साथ साथ नई पहचानों, मतलब कि जाति व्यवस्था आज भी विद्यमान है, बस उसका स्वरूप बदल गया है। वो विद्यमान आज भी है पर वो बदलते हुए स्वरूप में विद्यमान है। जैसे अब इंट्रो में हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इस तरह से देखिए मैं बताती हूँ। यहाँ पर इंट्रो में आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में जो जाति व्यवस्था है बहुत वर्षों से विद्यमान है, और ये जो व्यवस्था है वो जन्म पर आधारित है। ठीक है, ये व्यवस्था, जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और वर्ण व्यवस्था आपकी कर्म पर आधारित है। तो आप लिखेंगे भारतीय समाज में जाति व्यवस्था जो है वो बहुत वर्षों से हमारे समाज में विद्यमान रही है, और ये व्यवस्था जन्म के आधार पर लोगों को सामाजिक, ठीक है, आर्थिक और राजनीतिक और सांस्कृतिक विशेषाधिकार प्रदान करती है। क्लियर है। डॉक्टर अम्बेडकर जैसे कहते थे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये सब क्या है, सामाजिक चिंतक थे। इन्होंने क्या कहा कि जाति व्यवस्था को अच्छा नहीं माना, इनके विनाश के पक्ष में थे। लेकिन ये जाति व्यवस्था बदलते समय के स्वरूप में आज इसका स्वरूप बदलता जा रहा है ना। तो अब हमें यहाँ पर क्या मेन हमसे पूछा जा रहा है, नई नई पहचान और सहचारी रूपों को धारण कर रही है। यानी कि नई नई पहचान और सहचारी रूपों में यदि विचार करें तो प्रेजेंट टाइम में किन किन रूपों में जाति व्यवस्था के बदलते स्वरूप को देखा जा सकता है। ठीक है, जैसे भारतीय लोकतंत्र में क्या हुआ कि जातिगत राजनीति के उभार ने क्या किया, जाति पहचान, जातीय संगठनों को बहुत महत्वपूर्ण बना दिया, जिससे क्या हुआ, जाति व्यवस्था को एक नई शक्ति मिल गई है। पहला पॉइंट ये हो गया। जाति व्यवस्था में आप देखें कैसे राजनीति ने एक बड़ा पहलू जो है प्ले किया है। दूसरा लिख सकते हैं ऐसे अपमानजनक जातिगत अभ्यासों, जैसे क्या, मंदिर में प्रवेश से रोकना, सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिबंध लगाना, इन सब ने भी क्या किया कि जाति व्यवस्था में जो सो कॉल्ड निम्न कही जाने वाली जातियों को संगठित होने के लिए उन्हें उत्प्रेरित किया है, और ये भी जाति व्यवस्था के द्वारा एक अर्जित नई पहचान हुई है। ठीक है, इस तरह से रोक लगाना, टोक लगाना, इवन जाति व्यवस्था के अंतर्गत भी आप देखेंगे, इवन आप देखेंगे कि लिंग के आधार पे भी आप देखते हैं बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक है, जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था ने भी जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति पहचान को उपयोगी बना दिया है। तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग आरक्षण, जैसे जाट आरक्षण इत्यादि में भी आप देखेंगे कि कुछ लोग आर्थिक रूप से सक्षम होने के बावजूद भी वो आरक्षण की चाह रखते हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, जातिगत आंदोलनों के अंतर्गत जातियों की जो शक्ति है उसकी प्रक्रिया में जाति व्यवस्था ने नई नई पहचान और उनके रूपों को धारण किया, जिससे ऐसा लगता है कि उसका उन्मूलन किया ही नहीं जा सकता है। अब कह रहे हैं टिप्पणी करो, यानी कि हमें कमेंट करके बताना है, तो हमें दोनों चीज़ें बतानी है। लेकिन बेहतर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अवसर है उसकी उपस्थिति में जाति व्यवस्था के जो बंधन है उसको कमज़ोर कर सकते हैं, और इन अवसरों की बेहतर उपस्थिति जो है जाति आधारित आरक्षण की बढ़ती मांग, जातीय संघर्ष जैसे समस्याओं को समाप्त कर सकती है। और इसी आधार पर भारतीय समाज में जो जाति आधारित संरचना है, जो रचना है, उसमें परिवर्तन करने के लिए सामाजिक आंदोलनों की ज़रूरत आवश्यक है। ठीक है, ऐसे अवसरों के लिए हमें क्या करना है, भारतीय लोकतंत्र, समाज और संविधान के लिए हमेशा संविधान में जो लिखित है समानता की बात करता है उसके लिए प्रयासरत रहना है, कौशल विकास की ओर बढ़ना है, उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है, समाज में सुधार आंदोलन की बात करनी है, कृषि विकास, पंचायती राज संस्थाओं का विकास, ऐसे प्रयासों का परिणाम हम जो है इससे बेहतर कर सकते हैं, जाति व्यवस्था की चीज़ों का उन्मूलन कर सकते हैं।
और भारत में नई नई पहचान, सहचरी रूप के साथ जाति व्यवस्था का उदय होना भी सही है। और समावेशी विकास की प्रक्रिया, ये सब चीज़ें क्या है कि जाति व्यवस्था का जो पैटर्न है ना, उसे कहीं ना कहीं समाप्त करने में मदद करती। एक ये नेगेटिव पॉइंट्स हमने कुछ देखा है इसका कि क्या कारण है जो उसका स्वरूप बदलता है। जैसे हमने पढ़ा था, आपने देखा होगा जाति व्यवस्था को पढ़ा था जब गेटेड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट हमने देखा था कि शादी के लिए कैसे मैट्रिमोनियल साइट देख लीजिए आप, चाहे शादी के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देख लीजिए, कैसे वो अपने बच्चे का वहाँ पर, लड़के या लड़की का वहाँ पर बताते किस कम्युनिटी से है या किस धर्म से है या किस जाति के है वहाँ पर, तो उसके लिए लड़का लड़की ढूंढते हैं बदलता स्वरूप है। इसके बाद आप बता सकते हैं बहुत सी चीज़ें कि पॉजिटिव, जैसे ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या हुआ, अब हमें नहीं पता चलता कि किस चीज़ का ट्रेड जो हो रहा है उसके पीछे काम करने वाले कौन से जाति इत्यादि धर्म के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उसने जाति प्रथा की व्यवस्था को कहीं ना कहीं पाटने का या उन्मूलन करने का जो है एक प्रयास किया। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, कमेंट करके बताना है यहाँ पर कि भाई आपके हिसाब से क्या है कि ये जो व्यवस्था चल रही है समय के साथ स्वरूप बदला है ना, और भारत में जाति व्यवस्था का उन्मूलन किया ही नहीं जा सकता, ये कह रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि हाँ भाई बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि नहीं किया जा सकता, लेकिन 1-2 पॉइंट ग्लोबलाइजेशन के साथ ऐड ऑन करके, इसीलिए ग्लोबलाइजेशन जब मैंने पढ़ाया था भूमंडलीकरण के पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको मैंने दिए, उसके अंतर्गत भी इस तरह की चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ाया है। तो वहाँ से भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं, और जाति व्यवस्था का जो चैप्टर दिया है उससे भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं। तो इसके लिए अलग से पीडीएफ देने की कोई आवश्यकता मुझे नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में टॉपिक को समझाया है और लिखा भी, जाके देखिए उसमें। ठीक है, को हमने समझ लिया। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, देखिए यूपीपीएससी के 2 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि एक प्रश्न को आप करें और एक प्रश्न को यहाँ पर मैं करती हूँ। ठीक है, देखिए कैसे। तो यहाँ पर ये यूपीपीएससी के क्वेश्चंस दिए गए आपको। अभी हमने यूपीएससी का क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्या आप इस प्रश्न को कर पाएंगे? क्योंकि पहले ही टॉपिक से संबंधित ये प्रश्न है, अगर इन केस नहीं आएगा तो इसको समझा दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करिएगा इसको करने की। तो आपका आज का होमवर्क ये सेकंड क्वेश्चन है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। परीक्षण कीजिए कि क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है। अब आधे लोग घबरा गए होंगे कि मैडम क्षेत्रवाद तो पढ़ा ही नहीं है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्षेत्रवाद की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो आपको पता होनी चाहिए, और अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ बताने के लिए बैठी हूँ, क्योंकि उसका टॉपिक आपको जल्दी ही पढ़ाया जाएगा क्षेत्रवाद का, तो तब भी चाहे तो तब भी समझ लीजिए, लेकिन अभी यहाँ पर प्रश्न आया है तो हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि क्षेत्रवाद क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष समुदाय के द्वारा अपनी सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति जब वो बहुत ज़्यादा विशेष लगाव हो जाता है। मान लीजिए मैं दिल्ली से हूँ फॉर एग्जांपल, या दिल्ली के किसी पर्टिकुलर हिस्से से हूँ, वहाँ की कोई मान लीजिए, या मान लीजिए मैं बिहार के किसी हिस्से से हूँ, वहाँ पर लिट्टी चोखा बहुत फेमस है बिहार में, मान लीजिए, है ना, वहाँ पर लिट्टी चोखा बहुत फेमस है, उससे मैं ऑब्सेस्ड हूँ, वहाँ के कल्चर से मैं ऑब्सेस्ड हूँ, वहाँ के लोगों के साथ मैं ऑब्सेस्ड हूँ, है ना। तो ये क्या है, क्षेत्रवाद की एक भावना ज़्यादा प्रबल हो रही है मेरी, कि पर्टिकुलर क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक, सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रति मेरा बहुत ज़्यादा एक झुकाव है, लगाव है। तो ऐसी विचारधारा क्या है, क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब यहाँ कह रहे हैं कि हमें ये समझा, हम इंट्रोडक्शन में इस तरह लिख सकते हैं कि एक सीमा के अंदर क्षेत्रवाद प्रजातांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देकर सहभागी शासन को स्थापित करने का कार्य करता है, लेकिन जब इसे कम हितों को ध्यान में रखकर काम किया जाता है, या संकीर्ण हितों को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र विशेष के विकास को जोड़कर देखा जाता है, तब इसकी अवधारणा नकारात्मक बन जाती है। जब हमारी जो क्षेत्रवाद की जो विशेष भावना है ना, जो लगाव है, वो बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाए और बाकियों के हित के विषय में हम सोचे ही ना, तो कहीं ना कहीं ये जो क्षेत्रवाद की अवधारणा है वो नकारात्मक बन जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे ये राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करता है, हमसे क्या पूछा जा रहा कि राष्ट्रीय एकता को प्रभावित कैसे करता है, तो मेन बॉडी में हमें ये लिखना है। जैसे राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले क्षेत्रवादी कारक क्या हो सकते हैं, जैसे आपका हो सकता है क्षेत्रीय आरक्षण की मांग करना। ठीक है, आरक्षण की मांग करते हैं क्षेत्रवाद की, वही इस क्षेत्र के पर्टिकुलर लोगों को आरक्षण चाहिए। अलगाववाद की भावना करना, केंद्र और राज्य संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। क्षेत्रवादी कारक होते हैं क्षेत्रीयता के मुद्दे का प्रमुख होना, राष्ट्रीय मुद्दों का गौड़ होना, मतलब कि पर्टिकुलर एरिया में ये चीज़ की दिक्कत है, या हमको भाषा के आधार पर अलगाव चाहिए, एक अलग स्टेट की मांग चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हम चले जाए तो एक अलग अलग स्टेट की वो बात करते हैं, या किसी भी
क्षेत्र में, जैसे हमने हैदराबाद वाला किस्सा देखा है, और भी नए राज्यों की जो मांग होती है उसके पीछे कई सारे कारण होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ये राष्ट्र मुद्दों को गौड़ कर देते हैं। जातिगत गोलाबंदी होना, क्षेत्रीय आरक्षण की मांग होना, तो ये सब चीजें क्या है, राष्ट्रीय एकता को कहीं ना कहीं क्षेत्रवादी कारक ये प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रवाद के कारण देश में अलगाववाद की भावना को बढ़ावा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे असम में उल्फा गुट देखेंगे आप, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट आदि की गतिविधियां देखेंगे, क्षेत्रवाद और अलगाववाद की भावना से ही प्रेरित है ये सब। क्षेत्रवाद के परिणाम स्वरूप आप देखते हैं भूमिपुत्र की संकल्पना के तहत जो क्षेत्रीय नेताओं और दलों का उदय होता है, जो राष्ट्रीय हितों के ऊपर कई बार आप देखते हैं कि क्षेत्रीय हितों को ज्यादा मान्यता और वरीयता देते हैं, है ना। क्षेत्रवाद के कारण क्या होता है, केंद्र और राज्य संबंधों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो जो 4-5 पॉइंट अभी मैंने गिनवाए उसको ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। इसका भी पीडीएफ दे दूंगी मैं आपको। क्षेत्रवाद के कारण क्या होता है, जातिगत समूहों की जो गोलाबंदी है उससे राष्ट्रीय हित प्रभावित होने लगते हैं। उदाहरण के लिए जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देखते हैं कई जगह पे क्षेत्रीय दलों द्वारा जातिगत राजनीति शुरू हो जाती है, जिसके कारण क्षेत्रवाद इतना हावी हो जाता है कि बाकी के राष्ट्रीय मुद्दे इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं उससे। नए राज्यों की मांग के कारण और क्षेत्रों में भी ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती है। भाई एक क्षेत्र राज्य ने कहा कि हमारी भाषा या संस्कृति के आधार पर हमें भी एक अलग राज्य चाहिए, फिर दूसरे राज्य पर भी ये प्रभाव पड़ा, दूसरे क्षेत्र पर, उसने भी सोचा चलो हम भी ट्राई करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो जो क्या होता है कि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा उत्पन्न कर देता है। इस तरह से देश के संसाधनों का ज्यादातर प्रयोग सुनिश्चित नहीं हो पाता है, ये भी एक कई कारण आपको देखने को मिल जाते हैं। हम निष्कर्ष में ये भी कह सकते हैं कि क्षेत्रवाद जो है वो सामूहिक विघटन की भावना है जो पृथकवाद के रूप में राष्ट्रीय एकता को नकारात्मक रूप से ज्यादा प्रभावित करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, हमें बताना है भाई, जस्टिफाई करना है हमें पॉजिटिव और नेगेटिव में, या फिर हम सीधे नेगेटिव इम्पैक्ट, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादातर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो इस तरह से जो मैंने पॉइंट्स बताए उसको वहाँ पर आप नोट डाउन करते हुए बता सकते हैं मेन बॉडी में कि क्षेत्रवाद जो है वो राष्ट्रीय एकता को कैसे प्रभावित करता है, वो क्या क्या कारण है जिसकी वजह से नेशनल जो यूनिटी है उस पर प्रभाव देखने को ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब ये आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आपको करना है। ये प्रश्न आपको बता दिए गए हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ में प्रश्न नहीं लेकर आती हूँ, इसके कई सारे कारण हैं क्योंकि बहुत से बच्चे भी बिल्कुल इनिशियल स्टेज में हैं। इसी को पहले करिए, इसी को समझने की कोशिश करिए, तब हम धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक मेरी कोशिश रहेगी कि क्षेत्रवाद से संबंधित आपको मिले ताकि क्षेत्रवाद का टॉपिक और आप बेहतर समझ सकें। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। जल्द मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।